हाँ भाई देखो, ये चैप्टर नंबर 10 है ना, इसको कर लेते हैं। बेसिक्स तो हो गए, तो इसमें भाई इंडियन इकोनॉमी 3 सेक्टर्स में बटी हुई है। एक तो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्टियरी। प्राइमरी में एग्रीकल्चर और एनिमल से रिलेटेड जो भी व्यापार होता है वो आता है। सेकेंडरी में इंडस्ट्री से रिलेटेड बिजनेस आता है और टर्टियरी में सर्विस सेक्टर आता है। ठीक है, अब इसमें देखो समरी वाला पढ़ लेते हैं अपन एक बार, है ना। उसके इसमें अंदर तो बहुत कुछ दिया हुआ है जो कि इतना कुछ काम का नहीं है, फिर अपन क्वेश्चंस पे आएंगे। इंडिया इज बिलीव्ड टू हैव द लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ एंशिएंट एंड मेडिवल वर्ल्ड एंड कंट्रोल्ड बिटवीन 1/4 ऑफ द वर्ल्ड वेल्थ। तो पुराने ज़माने में तो इंडिया, जैसे हमें सुना हुआ है, सोने की चिड़िया था, है ना। तो इंडिया पहले पुराने ज़माने में, मिडाइवल में और एंशिएंट पुराने टाइम में, तो इंडिया के पास जो पूरी दुनिया की इकोनॉमी है ना, लगभग 1/3 इकोनॉमी, 25 से 30% इकोनॉमी तो इंडिया के पास अकेले के पास थी। इट वॉज प्रॉस्पेरस एंड सेल्फ रिलायंट एंड, तो पुराने टाइम पे बहुत ही बढ़िया था, ऐसा बोल रहे हैं ये। ठीक है, तो आप ये सब पॉइंट्स को आप टिक मारते जाएंगे। उसके बाद देखो अगला पॉइंट क्या बोल रहे हैं, मतलब ये एंशिएंट और मिडाइवल टाइम की बात है, मॉडर्न टाइम की बात नहीं है ना। दूसरा पॉइंट है द एडवेंट ऑफ यूरोपियन एंड द रूल ऑफ ब्रिटिश। तो इंडिया पे अंग्रेजों का राज रहा लगभग 200 साल तक, है ना। 1757 से 1947 तक, है ना। ब्रॉट अबाउट ए मार्केट शिफ्ट इन द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। तो सीधी सी बात है, जब वो लोग आए तो अपनी इकोनॉमी गिरनी तो थी, अपने हालात पहले से बेकार ही होने थे। नंबर 3 पॉइंट है हायर प्रोडक्शन ऑन अकाउंट ऑफ। तो ये दोनों पॉइंट आप पढ़ लेंगे इजी से पॉइंट से, कि पुराने टाइम पे तो इंडिया की इकोनॉमी वर्ल्ड इकोनॉमी का 1/4 या 1/3 पोर्शन कवर करती थी, बट उसके बाद यूरोपियंस, मतलब अंग्रेज लोग जो आए, ब्रिटिश लोग जो आए, वो 57 से 1947 तक इंडिया में रहे। फिर अगला बोल रहा है हायर प्रोडक्शन ऑन अकाउंट ऑफ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इन ब्रिटेन। तो ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ था, जिसको हिंदी में बोलते हैं औद्योगिक क्रांति। इंडस्ट्रीज वगैरह है ना, सबसे पहले ब्रिटेन में ही लगाई गई थी। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन फॉर विच इंडिया वॉज मेड द टारगेट। तो रॉ मटेरियल तो इंडिया से लेके जाते थे और फिनिश गुड कहाँ बनाते थे, इंग्लैंड में बनाते थे या ब्रिटेन में बनाते थे। दिस अलॉन्ग विथ एडवर्स इंपेरियल policies toward Indian manufacturing and ease of the importing cheap machine made goods decrease the competitiveness of Indian manufacturers। तो क्या हुआ कि वो लोग यहाँ से कच्चा माल ले जाते थे और वहाँ से फिर वो जो रेडीमेड जो बन जाता था ना माल, वो यहाँ लेकर आते थे। तो इंडियन जो मैन्युफैक्चरर्स है, जो हाथों से चीज़ें बनाते थे, वो उनके सामने फ्लॉप हो गए। तो इंडिया की इकोनॉमी डूबेगी या अच्छी हो जाएगी? डूबेगी। तो ये ऐसे ही बोल रहा है कि इंडियन रॉ मटेरियल्स को वो ले जाते थे और फिनिश गुड वहाँ से बनाते थे, और वहाँ से बना हुआ माल और अपने वाला इंडिया वाले जो हाथों से बने हुआ प्रोडक्ट है, उसमें से वो मशीन वाला ही बेटर रहेगा। तो ये बोल रहा है डिक्रीज द कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ इंडियन मैन्युफैक्चरर्स एंड रिड्यूस दियर डोमेस्टिक डिमांड लीडिंग टू द वर्चुअल डिस्ट्रक्शन ऑफ द इंडियन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। तो इस तरीके से इंडियन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है वो धीरे धीरे क्या हो गया, डूबने लग गया। पहले इंडिया के हाथों की कारीगरी मतलब बहुत फेमस थी, लेकिन मशीन में और हाथों में अंतर होता है, तो मशीन वाला प्रोडक्ट ही लोग यूज करेंगे, सिंपल सी बात है। नंबर 4 पॉइंट द कॉन्सिक्वेंस ऑफ कोलैप्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर वाज फेल्ड हैवीली ऑन एग्रीकल्चर सेक्टर। तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर डूबा, है ना, उसको अंडरलाइन करेंगे। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर डूबा ना, तो एग्रीकल्चर सेक्टर पे भी उसका इम्पैक्ट आया इन द फॉर्म ऑफ ओवर क्राउडिंग ऑफ फार्म्स, सब डिविजन एंड फ्रेगमेंटेशन, सब्सिस्टेंस फार्मिंग, लो प्रोडक्टिविटी, लोअर इनकम एंड एग्रीवेटेड पॉवर्टी। तो धीरे धीरे एग्रीकल्चर पे भी उसका क्या आया,
क्योंकि भाई सारी इकोनॉमी किसी भी देश की आपस में जुड़ी हुई रहती है, तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर डूबा है तो एग्रीकल्चर पे भी दिक्कतें आना चालू हो गई। उसके बाद फिर आगे इंस्टीट्यूशनल इनएडिक्वेसीज इन लैंड टेन्योर एंड ग्रोथ ऑफ क्लास ऑफ एक्सप्लॉयटेटिव मनी लेंडर्स। तो मनी लेंडर्स उधार देने वाले, पैसे वैसे उधार देने वाले, आपको सुना हुआ होगा, इतना तो पता ही होगा कि पुराने ज़माने में लोग पैसे उधार दे देते थे और किसान की ज़मीन ले लेते थे, ऐसा कुछ होता था ना, पता ही है। एंड जमींदार्स रिजल्टेड इन द सच ए अब्सेंटी, तो लैंडलॉर्डिज्म ये सब हो गया, मतलब है ना, जो किसानों के पास ज़मीनें कम रह गई और किसान को ज़मीन का रेंट देना पड़ता था, हाई लोन वोन ज़्यादा चढ़ गया, फर्टिलिटी लैंड की ख़राब हो गई, है ना। तो ये सब आपको अंडरलाइन करना है। तो ये बोलना ही चाह रहा है कि धीरे धीरे इंडियन जो एग्रीकल्चरल सेक्टर है वो डाउनवर्ड जा रहा है। उसके बाद ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड मॉडर्न इंडस्ट्रियल सेक्टर्स हो, तो कॉटन एंड जूट इंडस्ट्री को आप अंडरलाइन कर लेंगे, कॉटन एंड जूट इंडस्ट्री। प्रोड्यूसर गुड्स इंडस्ट्रीज लैग्ड बिहाइंड ड्यू टू तो प्रोड्यूसर गुड्स इंडस्ट्री पीछे हो गई। तो सीधी सी बात है, ज़्यादातर इंडस्ट्री, ज़्यादातर मैन्युफैक्चर सेक्टर जो है ना, ब्रिटेन इंग्लैंड की जो फर्म्स है वही बेटर थी, तो इंडियन फर्म्स को पीछे होना पड़ा। पीछे होने पड़े का मतलब क्या है कि भैया उनके हालात धीरे धीरे ख़राब हो रहे हैं क्योंकि उनसे कॉम्पीट नहीं कर पा रहे। द शेयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड एम्प्लॉयमेंट इन दिस सेक्टर वाज तो बहुत नीचे हो गया। तो ये कुल मिला के ये है कि हालात नीचे ही जा रहे हैं। जैसे जैसे अंग्रेज़ों ने इंडिया में व्यापार करना स्टार्ट किया, इंडियन जो डोमेस्टिक फार्मर्स है, मैन्युफैक्चरर्स है, उनके हालात ख़राब है ना। उसके बाद एट द टाइप ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया वाज, तो इंडिया जब आज़ाद हुआ था तो ग्रामीण क्षेत्र ही ज़्यादा थे ना, अब तो शहर धीरे धीरे अब बढ़ रहे हैं। पहले तो गाँव का नंबर ऑफ पॉपुलेशन ही ज़्यादा था। इनहेबिटेड बाय द मोस्टली इलिटरेट एंड पुअर पीपल विद द लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी। तो जब इंडिया आज़ाद हुआ तो लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी कम थी क्योंकि पैसा नहीं था, मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं थी, तो लोग जल्दी एक्सपायर हो जाते थे ना, ज़्यादा नहीं जीते थे। द सोशल स्ट्रक्चर वॉज डीपली स्ट्रेटिफाइड। तो ये बोलना यही चाह रहा है कि कुल मिला के जब इंडिया आज़ाद हुआ ना तो इंडिया के हालात ख़राब थे, है ना। इंडिया के पास चैलेंज था कि धीरे धीरे उसको अपने हालात सुधारने हैं, ठीक है। पर कैपिटा इनकम कम थी, है ना, और कोई मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं थी, सब चीज़ों में डाउन ही था इंडिया उस टाइम पे। तो आगे बात बोल रहे हैं, तो इन्होंने स्टार्ट कहाँ से किया, एंशिएंट और मिडाइवल टाइम पे, तब तो इंडिया टॉप पे था। फिर जैसे ही अंग्रेज आए धीरे धीरे नीचे आ रहा है। फिर अब आज़ादी मिल गई है, अपन लोग इस पॉइंट में कहाँ पहुँच गए, 1947 में। अब आगे की बात बोलेगा ये, ठीक है ना। द इकोनॉमिक डेवलपमेंट स्ट्रेटजी अडॉप्टेड वाइज द, तो नेहरू जी ने कोई मॉडल, क्योंकि उस टाइम पे पीएम नेहरू जी थे तो पीएम के नाम से ही चलेगा मॉडल। तो नेहरू मॉडल विच सपोर्टेड सोशल एंड इकोनॉमिक रीडिस्ट्रीब्यूशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन डायरेक्टेड बाय द स्टेट। स्टेट मतलब गवर्नमेंट, तो उन्होंने गवर्नमेंट के थ्रू सोशल और इकोनॉमिक रीडिस्ट्रीब्यूशन किया। रीडिस्ट्रीब्यूशन का मतलब आपको पढ़ाया हुआ है ना, वेल्थ का रीडिस्ट्रीब्यूशन करने का मतलब है अमीरों से गरीबों की साइड पैसा भेजना या रिसोर्सेज को फ्लो करवाना। तो सोशल और इकोनॉमिक रीडिस्ट्रीब्यूशन किया कि इन्होंने नेहरू जी के मॉडल में, और इंडस्ट्रियलाइजेशन भी हुआ, मतलब उद्योग वगैरह भी बनाए गए, इंडस्ट्री भी क्यों इंडस्ट्री इसलिए बनाई जा रही ताकि रोजगार मिले, इकोनॉमी जो डूब गई है वो धीरे धीरे वापस सुधार हो। डायरेक्टेड बाय द स्टेट मतलब किसके हाथ में रहेगी, गवर्नमेंट के हाथ में। ये हमने उस दिन भी पढ़ा था कि पहले इंडिया कौन सी इकोनॉमी था, स्टेट इकोनॉमी या सोशलिस्ट को फॉलो करता था। फिर 1991 के बाद धीरे धीरे वो कैपिटलिस्ट की साइड आया है। तो यही अभी तो हम 1947 के आसपास की बातें कर रहे हैं। अकॉर्डिंगली द प्लानिंग कमीशन, तो प्लानिंग कमीशन को हटा के अब क्या ले आए हम लोग, नीति आयोग, ये पता ही है आप लोगों को। ऑफ इंडिया वाज एस्टेब्लिश टू, तो प्लानिंग कमीशन ने क्या प्लान बनाने स्टार्ट किए है ना, और कौन सी तरीके से, सोशलिस्ट तरीके से। पता ही है आपको इंडियन इकोनॉमी 1991 तक, पिछली क्लास में भी हमने पढ़ा था, ज़्यादा किसको फॉलो करती थी, सोशलिस्ट को।
विथ इक्विटी एंड डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस द 5 ईयर प्लान्स, इसको भी अंडरलाइन कर लेंगे। 5 साल के प्लान्स बनाए गए, 5 ईयर प्लान्स, 5 ईयर प्लान्स, 5-5 साल से प्लान बनाए जाते थे। क्या होता है, कोई भी इतना बड़ा देश है तो उसको आगे अपने को डेवलप करना है, तो 5-5 साल का टारगेट लिया जा रहा था। भाई 51 से 56 तक हम ये करेंगे, फिर 56 से 61 यहीं पे रख दो आप, है ना। तो इस तरीके से 12-13 5 ईयर प्लान्स हुए। अब तो वो हट गए, अब उसकी जगह कोई दूसरी स्कीम ले आए, है ना। वर डेवलप्ड, इम्प्लीमेंटेड एंड मॉनिटर्ड बाय द प्लानिंग कमीशन। तो ये 5 ईयर प्लान को कौन मॉनिटर करता था, प्लानिंग कमीशन। इसको अंडरलाइन कर लेंगे, इंपॉर्टेंट है ये। फाइव ईयर प्लान, जैसे आप लोग भी अपने लिए प्लान बनाओ कि भाई मेरे पास जैसे ही आपकी स्टडी पूरी हो जाए, तो जब आप जो भी जॉब लग जाओ, 20,000 का, 2 लाख का, 5 लाख का, तो आप प्लान तो बनाओगे ना कि अगले 5 साल में मेरे पास इतनी वेल्थ हो जानी चाहिए, ये हालत हो जानी चाहिए। अपन सब बनाते हैं 2-2 महीना, अब जैसे आप एग्जाम देने वाले हो तो छोटे मोटे प्लान तो आप बना ही रहे हो। वैसे ही इंडिया इतना बड़ा देश है तो उसको आगे ले जाने के लिए 5 ईयर प्लान बनाए गए। और वो किसने बनाए भाई, प्लानिंग कमीशन ने बनाए। अभी भी प्लानिंग कमीशन है क्या, अब नहीं है, अब उसकी जगह कौन आ गया भाई, नीति आयोग। उसके बाद इंडस्ट्रियलाइजेशन तेज हो गया, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी वाज, तो उसके बाद नेहरू ने इंडस्ट्रियलाइजेशन को तेज कर दिया, उद्योगों को, मतलब उसको ये समझ में आ गया, सबको समझ आता है कि जितनी ज़्यादा इंडस्ट्रीज होगी उतना ही ज़्यादा क्या होगा, रोजगार मिलेगा लोगों को। द कंसेप्ट ऑफ प्लांट मॉडर्नाइजेशन, तो इसको भी अंडरलाइन कर लेंगे। प्लांट, आपको प्लानिंग के साथ मॉडर्न बनना है ना, आपको मतलब आगे भी जाना है लेकिन प्लानिंग के साथ। मीन ए सिस्टमेटिक प्लानिंग टू सपोर्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन, टू सपोर्ट, तो आप इसको प्लांट मॉडर्नाइजेशन आपसे पूछा जा सकता है। तो प्लांट मॉडर्नाइजेशन क्या है कि आपको मॉडर्न बनने का मतलब इंडस्ट्रीज को लगाना है, लेकिन किसके साथ, सिस्टम के साथ। जैसे भाई आप कोई उद्योग लगाना चाहते हो और उस जगह पे मान लो 1000 पेड़ लगे हुए, तो आपको उद्योग तो लगाना है, लेकिन एक तो आप उनको अंधाधुंध काट दो और अपनी इंडस्ट्री चालू कर ली, एक तो ये मॉडर्नाइजेशन है। और एक आप उनको काटोगे तो सही, लेकिन उन 1000 की जगह 2000 कहीं दूसरी जगह और लगा दोगे, तो ये कौन सा मॉडर्नाइजेशन होगा, प्लांट मॉडर्नाइजेशन। तो आपसे पूछा जा सकता है कि प्लांट मॉडर्नाइजेशन का कंसेप्ट क्या था, मीन्ड ए सिस्टमेटिक प्लानिंग टू सपोर्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो इंडस्ट्रीज को बढ़ाना है लेकिन सिस्टम से बढ़ाना है ना, तो इसको आप अंडरलाइन कर लेंगे। द इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन, तो इंडस्ट्री पॉलिसी जो है, रिजोल्यूशन जो है वो 1948 में आया है सबसे पहले। और इसमें क्या है, फॉर द पब्लिक सेक्टर एंड लाइसेंसिंग टू द प्राइवेट सेक्टर, है ना, इसको अंडरलाइन करेंगे। इंडस्ट्री पॉलिसी रिजोल्यूशन 1948, सबसे पहले इंडस्ट्री पॉलिसी रिजोल्यूशन ये सबसे पहला 1948 में ही आया है, आज़ादी के बाद। द पॉलिसीज ऑफ 1950 वर गाइडेड बाय बोथ, तो 1950 में जो सरकार ने पॉलिसी बनाई उसमें नेहरू और गांधी जी दोनों के विचार उसमें लिए गए, क्योंकि उस टाइम पे मैन लीडर्स वही थे, है ना। हालांकि गांधी जी तो चले गए थे शायद उस टाइम पे, लेकिन उनका भाई बोलबाला था, आज भी उनका नाम लिया जाता है। तो कुल मिला के है कि उनके जो विचार है वो जैसा सोचते थे वैसी पॉलिसी बनाई गई थी 50 के आसपास। एंड फॉर्मर विजुलाइजेशन सोशलिस्ट सोसाइटी, तो अंडरलाइन करेंगे। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ 1991 तक, 1991 तक, जहाँ इस टाइम पे न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई थी या इस टाइम पे एलपीजी के रिफॉर्म्स हुए थे, यहाँ तक इंडियन इकोनॉमी सोशलिस्ट की साइड ही थी ज़्यादा। सोशलिस्ट सोसाइटी विथ एम्फेसिस ऑन हैवी इंडस्ट्रीज एंड द लेटर स्ट्रेसिंग ऑन स्मॉल स्केल कॉटेज इंडस्ट्रीज एंड विलेज। तो हैवी इंडस्ट्रीज भी बना रहे हैं और उसके बाद में ना स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज भी बना रहे हैं, लेकिन इंडस्ट्री चलाएगा कौन, मेनली कौन चला रहा था, गवर्नमेंट। प्राइवेट सेक्टर को कम मौके थे, ज़्यादा नहीं थे। फिर धीरे धीरे गवर्नमेंट हट गई और अब ज़्यादा कौन आ गया, प्राइवेट सेक्टर। ये हुआ है 1991 के बाद। द इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन फिर 1956 में आया। पहला रिजोल्यूशन कब आया, 1948 में, ये आप अलग से लिख लेंगे। दूसरा आया 1956 में। और 48 वाले की मेन लाइन क्या है भैया, एक तो वो
पब्लिक सेक्टर का रोल बढ़ा रहा है, एक्सपेंडेड मतलब बढ़ाया, रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर एंड लाइसेंसिंग टू द प्राइवेट सेक्टर, है ना। फिर आप आ जाओ 56 में, द इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन 1956 सपोर्टेड undue priority and enormous expansion of the scope of public sector which resulted in damping of the private initiative and enterprises। तो क्या बोल रहे हैं, सपोर्टेड undue priority and enormous expansion of the, तो दूसरे वाला जो है ना वो पब्लिक सेक्टर को ही ज़्यादा कर रहा है, इसकी वजह से प्राइवेट सेक्टर क्या हो रहा है, नीचे की साइड जा रहा है। तो 1948 वाली डेट भी इम्पोर्टेंट है, मतलब वो ईयर भी इम्पोर्टेंट है, और 1956 वाला भी इम्पोर्टेंट है, दोनों की लाइन आपको याद होनी चाहिए। In the first 3 decades after independence, तो पहले 10 डिकेड किसको बोलते हैं, 10 साल के टाइम पीरियड को, इंडिया एवरेज एनुअल रेट ऑफ जीडीपी ऑफन रेफर्ड टू द एज द हिंदू ग्रोथ रेट, तो इसको हम हिंदू ग्रोथ रेट के नाम से बोलते हैं, और वो लगभग मोडेस्ट मतलब बीच की सी थी, 3.5%, पूछी जा सकती है आपसे। एक बार ये 5-7 पॉइंट जो मैंने पढ़ाए एक बार पढ़ लो 5 मिनट वापस।